हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू द एग्जाम्स मेड सिंपल। सो वी आर बैक अगेन। आज का हिंदू न्यूज़पेपर के एनालिसिस को हम देखेंगे एडिटोरियल के साथ। इसके साथ ही पीआईबी और दूसरे जो वेबसाइट्स हैं इंपॉर्टेंट, उनमें जो भी करंट अफेयर्स आए उन सारे को हम कंपाइल करके एक साथ एक ही वीडियो में देखेंगे। तो अगर आपको ये कंसेप्ट वीडियो का पसंद आ रहा है तो प्लीज़ डू लाइक द वीडियो एंड आई एम थैंकफुल टू यू ऑल दैट आप लोग मेरी बात सुन रहे हैं एंड यू पीपल हैव स्टार्टेड लाइकिंग द वीडियोज एज वेल। तो उनको लाइक आप मनी मन तो करते हैं, बट आपको जस्ट एक वो थंब आइकन दबाना है और आपको लाइक भी करना है वीडियो को, ठीक है ना। तो सिर्फ उसको मनी मन नहीं करना है, आपको एक्सप्लिसिटली उसको एक्सप्रेस भी करना है अपने प्यार को, ठीक है। तो प्लीज डू लाइक द वीडियो, प्लीज डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। एंड कल मैंने बोला था कि 1 पर्सन 1 लाइक होना चाहिए, बट ऐसा हुआ नहीं। 6000 लोगों ने वीडियो देखा लेकिन 1000 के करीब ही लाइक था। तो भाई वो 5000 लोग क्यों सो रहे हैं। तो प्लीज डू लाइक द वीडियो फ्रॉम योर साइड एज वेल। नीचे डिस्क्रिप्शन कमेंट में आपको लिंक मिल जाएंगी हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की, आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। लेट्स स्टार्ट टुडेज न्यूज़पेपर एनालिसिस नाउ। तो सबसे पहले हम क्वेश्चंस देखते हैं आज के, जिनके आंसर्स आप करेंगे। तो पहला सवाल है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। 2 स्टेटमेंट दिए हैं। पहला स्टेटमेंट कह रहा है एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट्स कैन लेजिस्लेट ऑन इनकॉर्पोरेशन, रेगुलेशन एंड वाइंडिंग अप ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटीज। ये पहला स्टेटमेंट है। दूसरा स्टेटमेंट है द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया डज नॉट रेगुलेट द कोऑपरेटिव बैंक्स। तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है आपको बताना है। 1 ओनली, 2 ओनली, बोथ या नन। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाट इज निगेटिव बॉन्ड यील्ड। निगेटिव बॉन्ड यील्ड का मतलब क्या होता है। पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि निगेटिव बॉन्ड इन्वेस्टर रिसीव मोर मनी एट द बॉन्ड्स मैच्योरिटी देन द ओरिजिनल परचेज प्राइस ऑफ द बॉन्ड। Investor receives less money at the bond's maturity than the original purchase price of the bond. Investor receives no money at the bond's maturity but is offered with another bond with higher return, या none of the above. So which of the following is regarding the correct regarding the negative bond yield। तो आपको बताना है कि negative bond yield क्या है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 3 इज, मैं वैसे चाहता हूं कि आप नेगेटिव बॉन्ड यील्ड एक बार गूगल करके पढ़ भी लें। अगर आपको नहीं समझ में आता है तो फिर आप मुझसे पूछ लीजिएगा, कल मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो ये एक क्वेश्चन मैं छोड़ूंगा इसलिए क्योंकि आप इसका आंसर बताएंगे। प्लीज आप इसको थोड़ा पढ़िए नेगेटिव बॉन्ड यील्ड को। तीसरा सवाल है द कमिटी ऑन फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स वाज हेडेड बाय हुम। कमिटी ऑन फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म किसने हेड की थी। ऑप्शन है रघुराम राजन, विरल आचार्य, उर्जित पटेल या शक्तिकांता दास। Question number 4 is Pangda village has been in news recently. Where is it located? कहाँ पे लोकेटेड है पांगड़ा विलेज। मैंने खुद पढ़ाया है आप लोगों को। ऑप्शंस आर इंडिया नेपाल बॉर्डर, चाइना भूटान बॉर्डर, इंडिया चाइना बॉर्डर या इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर। So these are 4 questions for you. I hope you will try to answer these questions in the comment section below. And negative bond yield वाला जो कंसेप्ट है एक बार पढ़िए एंड मुझे आंसर करके बताइए क्या होता है। और अगर आप नहीं समझ में आता है तो मुझसे पूछ लीजिए, मैं आपको बता दूंगा, ठीक है ना। तो प्लीज डू लाइक, डू शेयर द वीडियो, डू कमेंट, सारी चीजें आपको करनी है, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आगे हम देखेंगे, जैसा मैं आपको बताता हूँ डेली का डेली, एक मैप ऑफ द डे। तो आज का जो मैप हमने लिया है वो है ऑस्ट्रेलिया का मैप। ऑस्ट्रेलिया का फिजिकल मैप, पॉलिटिकल मैप है। कल मैं आपको ऑस्ट्रेलिया का फिजिकल मैप पूरा दिखा दूंगा। कल हमने अफ्रीका का भी, पिछले 2 दिन में हमने अफ्रीका निपटाया है। मैप तो देखो डेली चलता रहेगा, एक बार सारे मैप खत्म हो जाएंगे ना तो मैप फिर रिवाइज करना शुरू कर देंगे अपन, ताकि अपने को लोकेशंस पूरी पता रहे। इस चैनल को देखने वाला कोई बंदा ऐसा नहीं होना चाहिए जिसको मैप्स का आइडिया नहीं है, लोकेशंस का आइडिया नहीं है, ठीक है ना। सबसे पहले अगर हम ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया ऐसे कटा हुआ जैसे स्केल से बांटा गया। देखो स्केल से बिल्कुल एकदम स्केल रख के बांट दिया गया इस तरीके से ना। देखो इस तरीके से समझ में आ रहा है ना। तो इसके इंपॉर्टेंट है, इसकी जो प्रोविंसेस है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उनकी याद रखना। वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया सबसे पहला ये, ठीक है ना। फिर ये नदर्न टेरिटरी बोलते हैं जहां पे डार्विन आता है। देखो इंपॉर्टेंट देख लो कौन कौन से इंपॉर्टेंट प्लेसेस कौन कौन से एरिया में आते हैं। जैसे वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया का मोस्ट इंपॉर्टेंट है पर्थ। वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में आपका पर्थ आता है, ठीक है ना। वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में क्या आता है, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में पर्थ आता है। नदर्न टेरिटरी में आपका डार्विन आता है। नदर्न टेरिटरी में आपका डार्विन आता है। क्वींसलैंड वाला रीजन फिर आता है। क्वींसलैंड में ब्रिस्बेन इंपॉर्टेंट है। क्वींसलैंड में क्या इंपॉर्टेंट है, ब्रिस्बेन, याद रखिएगा। क्वींसलैंड में ब्रिस्बेन इंपॉर्टेंट है। साउथ ऑस्ट्रेलिया में आपका एडिलेड इंपॉर्टेंट है। ये सारे क्रिकेट ग्राउंड भी है, जैसे पर्थ आपका बहुत फेमस क्रिकेट ग्राउंड है, मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड बहुत फेमस है, ब्रिस्बेन बहुत फेमस है। ये सारे इंपॉर्टेंट पार्ट्स भी हैं। और वैसे ही जैसे डार्विन एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस है, तहीती एंड डार्विन, दीज आर 2 वेरी इंपॉर्टेंट प्लेसेस
when you will read about the southern oscillations and your Indian Ocean dipoles and all, इन सब जगहों में जब आप पढ़ेंगे तब आपको तहीटी, डार्विन, इन सब के नाम भी पढ़ने पड़ेंगे ना, ज़्यादा थोड़ा डीप, वैसे इतना डीप भी नहीं है, आप नॉर्मल जीएस के बच्चे भी पढ़ते हैं, पहले सिर्फ ऑप्शनल वाले पढ़ते थे इन सारी चीज़ों को, बट अब तो जीएस वाले ही पढ़ते हैं, कुछ भी पूछ लेता है जीएस में भी, ठीक है ना। तो फिर से एक बार देख लो, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया का इंपॉर्टेंट है पर्थ, नदर्न टेरिटरी का इंपॉर्टेंट है डार्विन, क्वींसलैंड में इंपॉर्टेंट है ब्रिस्बेन, क्वींसलैंड में ब्रिस्बेन, सदर्न ऑस्ट्रेलिया का मोस्ट इंपॉर्टेंट है एडिलेड, न्यू साउथ वेल्स, नाउ न्यू साउथ वेल्स में है आपका सिडनी एंड कैनबरा, दोनों है, कैनबरा तो आपको पता है कैपिटल भी है, सिडनी एंड कैनबरा, एंड विक्टोरिया जो लास्ट है छोटा सा विक्टोरिया वाला पार्ट, उसमें है आपका मेलबर्न, उसमें आपका क्या है मेलबर्न। फिर इसके बाद यहाँ पे आपको तस्मानिया दिख रहा होगा, तस्मानिया उसकी कैपिटल वहां पे मेन मोस्ट इंपॉर्टेंट होबार्ट, तस्मानिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में बास स्ट्रेट है, देयर इज अ बास स्ट्रेट बिटवीन द तस्मानिया एंड ऑस्ट्रेलिया, तो ये भी देखो लिखा हुआ है बास स्ट्रेट, ये बिटवीन ऑस्ट्रेलिया एंड योर तस्मानिया। इंडियन ओशन है, बिल्कुल पता है आपको, पैसिफिक ओशन, इंडियन ओशन, और ऊपर आपको देखो दिख रहा होगा गल्फ ऑफ कारपेंट्रिया, दिस पोर्शन, यहाँ के बीच में गल्फ ऑफ कारपेंट्रिया, तिमोर सी एंड आराफुरा सी, तिमोर सी एंड आराफुरा सी, दीज आर इंपॉर्टेंट लोकेशंस, इनको भी याद रखिएगा। तो मैंने क्या बताया आपको, मैंने आपको बताया वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, उसका इंपॉर्टेंट पर्थ बताया, नदर्न टेरिटरी उसका इंपॉर्टेंट डार्विन बताया, साउथ ऑस्ट्रेलिया उसका इंपॉर्टेंट एडिलेड बताया, क्वींसलैंड उसका इंपॉर्टेंट ब्रिस्बेन बताया, न्यू साउथ वेल्स सिडनी एंड कैनबरा, विक्टोरिया, मेलबर्न, ठीक है, गल्फ ऑफ कारपेंट्रिया, तिमोर सी एंड आराफुरा सी 3 बताया, और तस्मानिया और आपका ऑस्ट्रेलिया के बीच में बास स्ट्रेट, तस्मानिया में होबार्ट। तो दीज आर द इंपॉर्टेंट लोकेशंस जो कि आपको आज देखनी थी फ्रॉम दिस मैप ऑस्ट्रेलिया। कल हम जब इसका डिटेल्ड फिजिकल मैप देखेंगे तो इसकी रिवर्स और इसके जो डेजर्ट्स, प्लेट्यूज वाले रीजन हैं, वो सारी चीजें देखेंगे। सो दिस इज द मैप फॉर ऑस्ट्रेलिया। आई होप यू लर्न समथिंग फ्रॉम दिस एज वेल। आगे मूव करते हैं। नाउ लेट्स स्टडी द न्यूज़ फ्रॉम डिफरेंट वेबसाइट्स, डिफरेंट योर पीआईबी एक्सप्रेस, उनके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्चुअल न्यूज़ जो रह गए थे वो देख लेते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट कल की एक न्यूज़ थी इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज। इंटरनेशनल डे फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज आपका 3 नवंबर को ऑब्जर्व किया जाता है। द इंटरनेशनल डे फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज इज बीइंग ऑब्जर्व्ड ऑन 3 दिसंबर, नॉट नवंबर, 3 दिसंबर। तो 3 दिसंबर को आपको ऑब्जर्व किया जाता है इंटरनेशनल डे फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज, 3 दिसंबर। और इट वाज प्रोक्लेम्ड इन 1992। इसको प्रोक्लेम किया गया था 1992 में बाय द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। ओके, अब आपके लिए एक सवाल ये है, मैं कुछ आपको बता भी दूंगा। आपके लिए सवाल ये है कि विच आर द स्कीम्स रनिंग फॉर द पर्सन्स ऑफ डिसेबिलिटीज, विच आर द स्कीम्स रनिंग फॉर द पर्सन विद डिसेबिलिटीज, या कोई इंटरनेशनल ट्रीटी है क्या जो पर्सन विद डिसेबिलिटीज को देखती हो? तो दिस इज अ क्वेश्चन टू यू। जैसे एक मैं बता दूं, जैसे एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन है, एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन 2015 में स्टार्ट की गई थी बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन की गई थी, तो ये एक डिसेबिलिटी इनिशिएटिव है। इसी तरह से एक सक्षम इनिशिएटिव भी है, सक्षम नाम की एक स्कॉलरशिप दी जाती है बाय AICTE। AICTE देता है, सक्षम नाम की आपकी स्कॉलरशिप देता है फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटीज। तो इस तरीके से और कौन से इनिशिएटिव्स हैं? राइट टू पर्सन विद डिसेबिलिटीज आ ही चुका है। राइट टू पर्सन विद डिसेबिलिटीज, आप सबको पता है इंडिया में राइट टू पर्सन विद डिसेबिलिटीज में एम्प्लॉयमेंट और एजुकेशन में रिजर्वेशन भी प्रोवाइड किया गया है टू द पर्सन विद डिसेबिलिटीज को। तो दीज आर द थिंग्स विच यू शुड रिमेंबर। और आपको एक डिटेल मेरे को नोट बताना है कि क्या क्या इंडिया में किया गया है फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटीज, ठीक है ना। सेकेंड जो इंपॉर्टेंट न्यूज है वो है ग्लोबल वेज रिपोर्ट 2020। तो ग्लोबल वेज रिपोर्ट 2020 रिलीज की गई। किसने रिलीज की है? तो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन रिलीज करता है ग्लोबल वेज 2020। तो कौन रिलीज करता है इसको? ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन रिलीज करता है। अब इस रिपोर्ट में रिसेंट ट्रेंड्स देखे गए थे। तो सबसे पहली बात तो ड्यूरिंग 2016 टू 2019, 2016 से 2019 के बीच की ये पूरा उसने दिया है कि जो ग्लोबल
1.6 से लेकर के 1.6% से 2.2% तक ग्लोबल वेज ग्रोथ हुई। ओके, 1.6 से 2.2% तक ग्लोबल वेज ग्रोथ हुई। ये 2016 से 2019 के पीरियड के बीच में है। 2020 की बात करें तो अगर पहले हाफ की बात करें तो द एवरेज वेज थी वो 2/3 कंट्रीज में गिरी थी। ओके, फर्स्ट हाफ में 2020 के फर्स्ट हाफ में एवरेज वेज जो था वो 2/3 कंट्रीज में डिक्रीज हुई थी। ठीक है ना, और या फिर बहुत कम बढ़ रही थी, बहुत स्लोली बढ़ रही थी बिकॉज ऑफ द नोवेल कोरोना वायरस पैंडेमिक। मतलब पैंडेमिक का इफेक्ट आपको ग्लोबल वेज ग्रोथ में भी देखने को मिला। रिमेनिंग 1/3 जो कंट्रीज थी उसमें एवरेज जो वेज ग्रोथ हो रही थी दैट वाज देयर, लेकिन वो हो रही थी was observed as a result of large number of low paid workers losing their jobs। तो उसमें दिक्कत ये हो रही थी कि बहुत सारे लो पेड वर्कर्स जो थे उन्होंने अपने जॉब को लूज कर दिया और दे वर लीविंग द मार्केट। तो कोविड-19 का क्राइसिस बहुत ज्यादा था, है ना। एंड ये भी एक चीज देखने को मिली, कोविड-19 ने सबको बराबर से हिट नहीं किया। सम वर्कर्स वर अफेक्टेड मोर, जैसे कि जो लो पेइंग वर्कर्स थे या विमेन वर्कर्स जो थी, मोस्टली लो स्किल्ड वर्कर्स, लो पेमेंट सैलरीड वर्कर्स, या फिर जो विमेन वर्कर्स थी दे वर अफेक्टेड मोर एंड उनको ज्यादा लूज करनी पड़ी अपनी जॉब्स देन दोज हु वर गेटिंग हाई पेड मैनेजरियल एंड प्रोफेशनल जॉब्स। ठीक है ना, तो ये भी इंपॉर्टेंट एक आपको टर्म याद रखना है कि डिफरेंशियल जो इम्पैक्ट रहा है कोविड-19 का, सब पे बराबर इम्पैक्ट नहीं रहा है, इट वाज अ डिफरेंशियल इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19। अब आईएलओ ने निकाली, तो आईएलओ के बारे में बता दूं, आईएलओ 1919 में बनी थी आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। ठीक है ना, एंड इट वाज टू प्रमोट सोशल जस्टिस एंड देयर बाय कंट्रीब्यूट टू द यूनिवर्सल एंड लास्टिंग पीस। हेडक्वार्टर इसका जिनीवा स्विट्जरलैंड में है। कौन कौन सी रिपोर्ट निकालता है ये? वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक रिपोर्ट निकालता है, वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक रिपोर्ट, ग्लोबल वेज रिपोर्ट, वर्ल्ड सोशल प्रोटेक्शन रिपोर्ट, ये तीनों रिपोर्ट ये निकालता है। कौन कौन सी? वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक रिपोर्ट, ग्लोबल वेज रिपोर्ट, वर्ल्ड सोशल प्रोटेक्शन रिपोर्ट। ठीक है ना, तो ये सारी रिपोर्ट्स आपकी कौन निकालता है? ये आपकी निकालता है आईएलओ। ठीक, तो ये याद रखिएगा। और ये एकमात्र ट्रिपार्टाइट इंस्टीट्यूशन है जिसमें आपको पता होना चाहिए कि यूनाइटेड नेशन का एकमात्र ट्रिपार्टाइट ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें वर्कर भी, गवर्नमेंट भी, एम्प्लॉयज भी, एम्प्लॉयर भी, सभी एक उसमें रहते हैं। ठीक है ना, तो दीज आर द इंपॉर्टेंट फैक्ट्स रिगार्डिंग द आईएलओ। अगली जो है वो है अरेसीबो ऑब्जर्वेटरी टेलीस्कोप कोलैप्सेस। तो अरेसीबो ऑब्जर्वेटरी टेलीस्कोप हैज कोलैप्स्ड। अरेसीबो ऑब्जर्वेटरी कहां पर है? ये पुएर्टो रिको में है, याद रखिएगा, पुएर्टो रिको में है। दिस इज इंपॉर्टेंट थिंग कि पुएर्टो रिको में है आपकी अरेसीबो ऑब्जर्वेटरी, इट इज इन पुएर्टो रिको एंड इट हैज कोलैप्स्ड आफ्टर डिकेड्स ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल डिस्कवरीज। ठीक है ना, तो अरेसीबो ऑब्जर्वेटरी का जो टेलीस्कोप है विच इज लोकेटेड इन पुएर्टो रिको वो कोलैप्स कर गया है। एंड अरेसीबो ऑब्जर्वेटरी ऑल्सो नोन एज द नेशनल एस्ट्रोनॉमी एंड आयनोस्फीयर सेंटर, इसको NAIC भी कहते हैं, नेशनल एस्ट्रोनॉमी एंड आयनोस्फीयर सेंटर। ये अरेसीबो पुएर्टो रिको में है और इसको ओन कौन करता है? यूनाइटेड स्टेट्स यूएस नेशनल साइंस फाउंडेशन, यूएस नेशनल साइंस फाउंडेशन इसको ओन करता है। तो ये आपको चीजें याद रखनी है। अगली जो न्यूज है वो है शाइन ट्रायल। व्हाट इज द शाइन ट्रायल? तो याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये शाइन ट्रायल, ये भी हुए हैं शाइन ट्रायल। व्हाट इज द शाइन ट्रायल? तो शाइन क्या है? इट इज शॉर्टर ट्रीटमेंट फॉर मिनिमल ट्यूबरकुलोसिस इन चिल्ड्रन। शॉर्टर ट्रीटमेंट फॉर मिनिमल ट्यूबरकुलोसिस इन चिल्ड्रन, याद रखिएगा बच्चों में, शॉर्टर ट्रीटमेंट फॉर मिनिमल ट्यूबरकुलोसिस। अगर आपसे कोई पूछे कि शाइन ट्रायल्स वर इन न्यूज रिसेंटली, काहे से रिगार्डिंग है ये, और आपको लिख दे कि स्किल डेवलपमेंट से रिगार्डिंग है, ट्यूबरकुलोसिस इन चिल्ड्रन से रिलेटेड है, या फिर ये स्पेस प्रोग्राम से रिलेटेड है, तो शाइन जो है स्पेस या स्किल डेवलपमेंट से कंफ्यूज मत करना, ये चिल्ड्रंस के लिए शॉर्टर ट्रीटमेंट फॉर ट्यूबरकुलोसिस इन चिल्ड्रन है, याद रखेगा। दीज आर द थिंग्स इंपॉर्टेंट। कि इसको स्पॉन्सर किसने किया था? तो यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन UCL एंड फंडेड बाय द UK डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ, वेलकम ट्रस्ट एंड एडिशनल सपोर्ट फ्रॉम द TB अलायंस। तो TB अलायंस, UK डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ, और इसको यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन के द्वारा स्पॉन्सर किया गया था। दीज आर द थिंग्स विच यू विल रिमेंबर आई होप। एंड ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्चुअल न्यूज एनालिसिस थे जो कि दूसरे वेबसाइट उठाए थे। आई होप यू एंजॉयड दिस सेशन एज वेल।
आगे मूव करते हैं। आरबीआई होल्ड्स रेट्स सीज फाइनेंशियल ईयर जीडीपी कॉन्ट्रैक्शन एट 7.5%। अब देखो यहाँ पे मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने अपना डिसीजन ले लिया है एंड उन्होंने एकोमोडेटिव स्टैंस रखा है। देखो मैं आपको कुछ कुछ इकोनॉमिक टर्म्स बताता जाऊंगा। जैसे इसमें लिखा है एकोमोडेटिव स्टैंस, एकोमोडेटिव स्टैंस, ठीक है ना। तो एकोमोडेटिव स्टैंस का मतलब क्या होता है कि आप जब ग्रोथ को प्रेफरेंस दें, मतलब कि लेट मी डिवाइड द मॉनेटरी पॉलिसी इनटू टू थिंग्स। देखो मॉनेटरी पॉलिसी और फिस्कल पॉलिसीज, दीज आर द टू डिफरेंट टर्म्स। मॉनेटरी पॉलिसी मतलब कि स्टेप्स टेकन बाय द बैंक, फिस्कल पॉलिसीज मतलब स्टेप्स टेकन बाय द गवर्नमेंट, ठीक है ना। दिस इज द ब्रॉड डिफरेंस जो आपको पता होना चाहिए। मॉनेटरी पॉलिसी मींस स्टेप्स टेकन बाय द बैंक्स, फिस्कल पॉलिसीज मींस स्टेप्स टेकन बाय द गवर्नमेंट। इसीलिए कभी भी इसको फिस्कल पॉलिसी कमेटी नहीं बोलेंगे, इसको कभी भी इसमें फिस्कल टर्म यूज नहीं करेंगे। दे विल ऑलवेज यूज द टर्म मॉनेटरी पॉलिसीज, है ना। तो मॉनेटरी पॉलिसीज हैव बेसिकली डुअल रोल। मॉनेटरी पॉलिसीज हैव डुअल रोल। फर्स्ट रोल इज टू कंटेन इन्फ्लेशन, कंटेन इन्फ्लेशन मतलब कि इन्फ्लेशन को कम करना। एंड द सेकेंड रोल इज टू स्पर ग्रोथ, ग्रोथ को बढ़ाना, ठीक है ना। कंट्री में एक तो इन्फ्लेशन को कम कर रहा है, दूसरा ग्रोथ को बढ़ाना, दोनों ही मॉनेटरी पॉलिसी की एम्स है। नाउ दीज टू गोल्स आर बेसिकली कॉन्ट्राडिक्टरी इन नेचर। मतलब कि अगर देखो क्या होता है कि अगर आपको ग्रोथ को बढ़ाना है तो आपका इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा, इन्फ्लेशन घटता नहीं है, ठीक है ना, याद रखिएगा। और अगर इन्फ्लेशन को घटाना है तो आपको थोड़ा ग्रोथ भी घट जाएगी, ठीक है ना। तो ये दोनों चीजें ऐसे चलती हैं, मतलब कि आप चाहें कि ग्रोथ भी बढ़ जाए और इन्फ्लेशन भी घट जाए, तो ये पॉसिबल नहीं होता। इससे दोनों में अलग अलग पॉलिसीज लगती हैं। इसीलिए मैंने बताया कि दो एम है और दोनों जो है कोएग्जिस्ट नहीं करते, मतलब कि एक साथ एग्जिस्ट नहीं करते कि इन्फ्लेशन भी कम हो और ग्रोथ भी ज्यादा हो। अगर ग्रोथ बहुत ज्यादा होगी तो आपका इन्फ्लेशन बढ़ेगा ही बढ़ेगा। ये सिंपल सा फंडा आप याद रखिएगा। तो वही मैंने बोला कि इसीलिए क्या होता है कि आरबीआई जो रहता है वो एक टाइम में एक ही गोल देखता है। एकोमोडेटिव स्टैंस का मतलब है कि आरबीआई ग्रोथ वाले टारगेट को लेके चल रहा है, मतलब उसको फिर इन्फ्लेशन को कम नहीं करना, उसको इन्फ्लेशन से मतलब नहीं है, ग्रोथ को वो बढ़ाना चाहता है। तो एकोमोडेटिव स्टैंस का मतलब है जब आरबीआई अपनी पॉलिसीज के थ्रू ग्रोथ को बढ़ाना चाहे, दैट इज नोन एज द एकोमोडेटिव स्टैंस। ये देखो यहां पर लिखा है accommodative stance as it prioritized support for economy, मतलब कि इसने इकोनॉमी में सपोर्ट ज्यादा जरूरी समझा। सॉरी फ्रेंड्स, एकदम से थोड़ा खांसी आ गई थी। सो इसने मतलब कि इकोनॉमी को ज्यादा प्रायोरिटी दी देन योर इन्फ्लेशन, ठीक है ना। तो इन्फ्लेशन को इसने इतना ज्यादा प्रायोरिटी नहीं दिया, अभी ग्रोथ को ज्यादा ये बढ़ाना चाहते हैं। सो अब ये तो पता है ना कि इंटरेस्ट रेट को बढ़ाते घटाते कैसे हैं, कि अगर वो पॉलिसी रेट बढ़ा रहे हैं, अगर वो पॉलिसी रेट बढ़ा रहे हैं इसका मतलब कि वो इन्फ्लेशन को कंटेन करना चाहते हैं। अगर वो पॉलिसी रेट को घटा रहे हैं या होल्ड करके रखे हैं इसका मतलब है कि वो ग्रोथ को बढ़ाना चाहते हैं, ठीक है ना। ये भी फंडा आप याद रखिएगा। इंटरेस्ट रेट का बढ़ना मतलब कि इन्फ्लेशन को कम करना चाहते हैं, इंटरेस्ट रेट का घटना या फिर इंटरेस्ट रेट का स्टेबल रहना किसी एक वैल्यू पे मतलब कि वो घटी वैल्यू पे, तो मतलब कि वो ग्रोथ को बढ़ाना चाहते हैं। सो दीज आर द थिंग्स व्हिच यू विल रिमेंबर। आई होप आई गेव यू अ वेरी इंपॉर्टेंट इकोनॉमिकल कॉन्सेप्ट हियर। काफी इंपॉर्टेंट इकोनॉमी का कंसेप्ट है ये, एंड इसको याद रखिएगा। बहुत सारे कंसेप्ट है इकोनॉमी में, मजेदार सब्जेक्ट है, बहुत अच्छा सब्जेक्ट है। एक बार अगर आपका होल्ड आ गया तो आप बिल्कुल मिस नहीं करेंगे कोई भी चीज। सीपीसीबी कॉल्स फॉर इंटेंसिफाइंग एफर्ट्स टू कर्ब पोल्यूशन। अब सीपीसीबी ने कहा है भैया आओ आप सब मिलके हम लोग पोल्यूशन को कम करते हैं। एक चीज रह गई थी, लेट मी टेल यू दैट ऑल्सो, मैंने नोट्स में लिखा है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। तो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी आपको पता होना चाहिए, टास्क है इसका मॉनेटरी पॉलिसी को मैनेज करना, मतलब कि बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ये सब क्या होगा, सीआरआर, एसएलआर, ये सब क्या होगा, इनको मैनेज करने का काम बेसिकली मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का है। पहले ये सारे काम अकेले गवर्नर कर लेता था, ओके, आरबीआई गवर्नर अकेले ही इतना कर लेता था, है ना। नाउ देयर इज अ प्रॉपर कमेटी जिसमें गवर्नमेंट और आरबीआई दोनों के मेंबर। सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसको एस्टैब्लिश किया था अंडर सेक्शन 45ZB ऑफ द आरबीआई एक्ट 1934। तो आरबीआई एक्ट 1934 के तहत सेक्शन 45ZB के अंतर्गत इसको बनाया गया था, याद रखिएगा। द मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी इज इंटरेस्टेड विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डिसाइडिंग डिफरेंट पॉलिसी रेट लाइक एमएसएफ, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। तो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया।
कंपोजिशन देखें तो 6 मेंबर्स है, बेसिकली 6 मेंबर कमेटी है। 6 मेंबर्स में से 3 गवर्नमेंट नॉमिनेट करेगी। नो गवर्नमेंट ऑफिशियल विल बी नॉमिनेटेड टू द एमपीसी, ठीक है ना। और द अदर 3 मेंबर्स वुड बी फ्रॉम द आरबीआई। आरबीआई से रहेंगे बाकी के 3, जिसमें कि गवर्नर बीइंग द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन, गवर्नर एक्स ऑफिशियो चेयरमैन रहेगा। डेप्यूटी गवर्नर इन आरबीआई रहेगा इंचार्ज ऑफ द मॉनेटरी पॉलिसी, ही विल बी अ मेंबर एज, ठीक है ना, ये भी याद रखिएगा। सिलेक्शन एंड टर्म्स कैसे हैं कि सिलेक्शन क्या होता है, द गवर्नमेंट नॉमिनीज जो होते हैं टू द एमपीसीज दे विल बी सिलेक्टेड बाय सर्च कम सिलेक्शन कमेटी अंडर कैबिनेट सेक्रेटरी। इसमें सर्च कम सिलेक्शन कमेटी से 3 मेंबर जो गवर्नमेंट की तरफ से आते हैं वो रहती है, जिसमें कैबिनेट सेक्रेटरी उसको हेड करता है सर्च कम सिलेक्शन कमेटी को, ठीक है ना। एंड इसके अलावा टर्म जो रहता है, दे विल बी अपॉइंटेड फॉर अ पीरियड ऑफ 4 years एंड शैल नॉट बी एलिजिबल फॉर द रीअपॉइंटमेंट। जो एमपीसी के मेंबर्स हैं, दे विल बी अपॉइंटेड फॉर अ पीरियड ऑफ 4 years एंड नॉट एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट। डिसीजन कैसे होता है, डिसीजंस आर टेकन बाय मेजॉरिटी वोट विद ईच पर्सन हैविंग 1 vote। आरबीआई गवर्नर चेयर करता है कमेटी को एंड आरबीआई गवर्नर विल नॉट एंजॉय अ वीटो पावर। इसमें वीटो पावर एंजॉय नहीं करता है। हाउएवर ही हैज अ कास्टिंग वोट इन केस ऑफ अ टाई। अगर टाई हो जाए तो कास्टिंग वोट जरूर रहता है उसके पास, ठीक है ना। तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। एंड ये इंपॉर्टेंट चीजें आपको मैंने बता दी। आई होप यू विल रिमेंबर दीज थिंग्स एज वेल। नाउ सीपीसीबी में आते हैं। सीपीसीबी ने कहा है कि आप इंटेंसिफाई करो पोल्यूशन को कम अगर करना चाहते हो तो। सीपीसीबी आपको पता है कि स्टैट्यूटरी बॉडी है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंतर्गत आती है। 1974 में बनी थी। 1974 में बनी थी वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1974 के अंतर्गत, ठीक है ना। इसको फंक्शंस पावर्स दिए गए हैं एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल पोल्यूशन एक्ट 1981 के भी, ठीक है ना। एंड इट एक्ट्स एज अ टेक्निकल सर्विसेज प्रोवाइड करता है ये एमओईएफ को अंडर द इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अंतर्गत, ठीक है ना। और स्टेट पोल्यूशन बोर्ड्स को भी ये कोऑर्डिनेट करता है, उनके साथ कोऑर्डिनेट करता है। टेक्निकल विंग है कहना चाहिए एमओईएफ ट्रिपल सी की ये। एंड दिस बोर्ड इज लेड बाय चेयरमैन अपॉइंटेड बाय द अपॉइंटमेंट्स कमिटी ऑफ द कैबिनेट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो अपॉइंटमेंट कमिटी इसमें के इसके बोर्ड के चेयरमैन को अपॉइंट करती है, ये भी आपको याद रखना है। तो आई होप यू विल रिमेंबर दीज फैक्ट्स विच आई हैव टोल्ड यू। ये आपको पता होने चाहिए, आप इनको याद रखेंगे। बाघजान वेल अबैंडन्ड। अब बाघजान वेल कहां पर है, ये असम में है, आपको पता होना चाहिए। द वेल इज वन ऑफ मोर देन 20 ऑयल्स, OIL मतलब कि ऑयल इंडिया लिमिटेड जो है, बाघजान फील्ड विच इज क्लोज टू डिब्रू साइखोवा नेशनल पार्क। तो डिब्रू साइखोवा नेशनल पार्क है, उसके पास ही है ये लोकेटेड है। फायर हो गया था इसमें 6-7 महीने के बाद बुझा। एंड इसमें मदद हमने किस कंट्री की ली थी, तो कनाडा की मदद ली थी। ये भी आप याद रखिएगा, कनाडा की मदद ली थी हमने बाघजान ऑयल फील्ड के फायर को बुझाने के लिए। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है जो आप याद रख सकते हैं ना। मूव करते हैं टू द एडिटोरियल सेक्शन, द मेनी लेयर्स टू एग्रीकल्चरल डिसकंटेंट। अब ये जो आर्टिकल लिखा गया है ये भी फार्म एक्ट के ऊपर, फार्म लॉस के ऊपर लिखा गया है कि क्या बेसिकली इश्यूज हैं। अब देखो यहाँ पे कुछ अच्छी इश्यूज ऑथर ने पहले पैराग्राफ में किए हैं, जैसे कि लिबरलाइजिंग एक्सेस टू एग्रीकल्चर मार्केट। गवर्नमेंट बोलती है कि फार्म बिल्स जो है दे विल लिबरलाइज द एक्सेस टू एग्रीकल्चरल मार्केट, दे विल रिमूव एग्जिस्टिंग बैरियर्स टू स्टोरेज ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, दे विल फैसिलिटेट कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। तो ये कुछ चीजें हैं जो इस बार के बिल्स करेंगे। लिबरलाइज्ड एक्सेस टू एग्रीकल्चर मार्केट मतलब एपीएमसी के अलावा भी आप आउटसाइड भी एक्सेस कर सकते हैं मार्केट को। एग्जिस्टिंग बैरियर जो स्टोरेज टू एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है वो रिमूव हो जाएगा। देन फैसिलिटेटिंग द कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को फैसिलिटेट करेगा ये एक्ट। इन दिस प्रोसेस द रेगुलेटरी रोल the state played hitherto with regard to these issues were waned down. Now this is very important कि अब ये एक इंपॉर्टेंट चीज है कि जो रेगुलेटरी रोल है पहले जो स्टेट प्ले करता था वो हट जाएगा। मतलब बहुत अच्छा प्रॉपर रेगुलेशन नहीं। कल भी हमने जब डिस्कस किया था फार्म लॉस को तो मैंने आपको एक चीज बताई थी कि अभी के जो बिल में एक इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम वो ये है कि रेगुलेटरी मैकेनिज्म बहुत वीक है, क्योंकि प्राइवेट प्लेयर्स इंटर करने वाले हैं और रेगुलेटरी जो रोल था पहले स्टेट का वो बिल्कुल भी कम हो गया है। तो एक इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है ना। एंड ये एक और चीज, दूसरा जो एक और क्रिटिसिज्म अच्छा है ऑथर ने कहा कि ये वन नेशन वन मार्केट के नाम पे, वन नेशन वन मार्केट के नाम पे बेसिकली जो ये रिफॉर्म्स किए जा रहे हैं दे आर मोर प्रोवाइडिंग ईज ऑफ डूइंग बिजनेस देन ईज ऑफ फार्मिंग। ईज ऑफ फार्मर्स नहीं है ये ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का बेसिकली कहना चाहिए कि उस रिजीम को ही आगे बढ़ा रहा है।
एंड दीज सब पॉलिसीज आर हेल्पिंग मोर द कॉर्पोरेट्स और प्राइवेट प्लेयर्स और द फैक्ट्री ओनर्स देन योर फार्मर्स, ठीक है ना, तो दे आर मोर डायरेक्टेड टुवर्ड्स हेल्पिंग देम। तो ये ऑथर ने यहाँ पे जरूर ये चीज बोली कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है ना कि ईज ऑफ फार्मर्स, तो ये इंपॉर्टेंट चीज है। अब रिस्पॉन्स आपको पता है कि प्रोटेस्ट चल रहा है, वो रिपील चाहते हैं, है ना। एक और इंपॉर्टेंट क्रिटिसिज्म इस बिल का जरूर किया गया है, मैं आपको बताता हूं कि स्टेट्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। बीइंग एग्रीकल्चर एक स्टेट सब्जेक्ट होता है, तो स्टेट्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होना चाहिए। नाउ जो रूल होना चाहिए वो क्या होना चाहिए कि दैट स्टेट्स आर कंसल्टेड, आप फार्मिंग कमेटी के लोगों को बुलाते हैं, फार्मिंग यूनियंस के लोगों को बुलाते हैं, देन यू शुड हैव डिस्कस्ड द बिल्स फर्स्ट। आपको पहले बिल्स को डिस्कस करना चाहिए था, देन आपको आगे बढ़ना चाहिए था विद द बिल्स। बट हुआ क्या, द बिल्स वर ब्रॉट इन द हाउस विदाउट एनी डिस्कशन विद द स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व, विदाउट एनी डिस्कशन, प्रॉपर डिस्कशन इन द पार्लियामेंट, एंड देयर वाज अ हेस्टीनेस इन पासिंग द बिल्स। देखो वही मैंने बताया आपको, कल भी मैंने बताया था कि फ्यूचर की चीजों को सोच करके आपको प्रोटेस्ट नहीं करना चाहिए। आपको प्रोटेस्ट करना चाहिए था बिल्कुल मेथडोलॉजी पे, आपको प्रोटेस्ट करना चाहिए था कि इसमें वाइडर रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए था, वाइडर पब्लिक डिबेट होनी चाहिए थी, आपको और ज्यादा कंसल्टेशन लेना चाहिए था। स्टेट्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है क्योंकि एग्रीकल्चर एक स्टेट सब्जेक्ट होता है, देयरफॉर ऑल दीज थिंग्स शुड हैव बीन द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ प्रोटेस्ट, नॉट एनी फ्यूचर थिंग। तो ये कुछ प्रोटेस्ट, रेगुलेटरी मैकेनिज्म बहुत वीक है इसका, ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है कि रेगुलेटरी मैकेनिज्म बहुत ज्यादा वीक है। अब वीक रेगुलेटरी मैकेनिज्म है तो उसको भी स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत है, तो ये आप चीजों पे प्रोटेस्ट जरूर कर सकते हैं। बट बेसिकली जो यही वाली बात है कि ये कुछ अच्छे इश्यूज हैं, इनको आप लिख लीजिए। क्रिटिक्स बहुत ज्यादा मिलते नहीं है और ये अच्छे क्रिटिक्स हैं, इनको लिख लीजिए। अब यहां पे देखो लिखा है इन पंजाब एंड हरियाणा फॉर इंस्टेंस वीकनिंग द एपीएमसी बाय सब्जेक्टिंग इट टू कंपटीशन विद द प्राइवेट प्लेयर्स इट माइट इफेक्ट द एमएसपीज। और हमने ये देखा, मैंने कल भी आपको बताया था कि क्यों पंजाब एंड हरियाणा के लोग ही सबसे अधिक करें, क्योंकि पंजाब एंड हरियाणा के लोग बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है एपीएमसी मंडीज में। और अगर गवर्नमेंट ये बिल लाती जिसमें कि प्राइवेट प्लेयर्स को अलाउ कर देती है तो उससे एपीएमसी मंडी सिस्टम जरूर वीक हो जाएगा। देयरफॉर जो एक फार्मर्स को एश्योरेंस मिलता था अभी तक एपीएमसी मंडीज के थ्रू या फिर प्रोक्योरमेंट प्राइस का, वो एश्योरेंस नहीं मिल पाएगा। एंड दैट इज द रीजन व्हाई पंजाब एंड हरियाणा फार्मर्स आर प्रोटेस्टिंग अलॉट, क्योंकि उनका जो पैडी एंड व्हीट राइस है वो सबसे अधिक जाता है, 88% 70% इतना पैडी और इतना व्हीट जाता है गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट के रूट से पंजाब एंड हरियाणा के फार्मर्स का। सो दीज आर द बेसिक इश्यूज दैट हैव बीन रेज्ड बाय द ऑथर, एंड ऑथर ने इन इश्यूज को बोला कि ये एक इंपॉर्टेंट जो अंदर की बिटवीन द लाइंस जो ये लेयर्स हैं वो ये हैं, ठीक है ना। तो ये आपको एक चीज थी जो मैंने बतानी जरूरी थी। आई होप यू अंडरस्टूड द टॉपिक, ये काफी अच्छा आर्टिकल था। अ रिग्रेसिव एजेंडा, अ न्यू लॉ इन गवर्नेंस। अब ये जो आर्टिकल लिखा गया है ये बेसिकली लिखा गया है फॉर द लव जिहाद रूल दैट हैज बीन पास्ड बाय द यूपी गवर्नमेंट। तो यूपी ने एक लॉ पास किया है। देखो लव जिहाद टर्म पहले तो क्या है, इट्स अ टर्म यूज्ड बाय द रिलीजियस कंजर्वेटिव्स टू डिस्क्राइब इंटरफेथ रिलेशनशिप्स एंड मैरिजेस। इंटरफेथ रिलेशनशिप और इंटरफेथ मैरिजेस को रिप्रेजेंट करने के लिए जो टर्म यूज किया जाता है वो लव जिहाद यूज किया जाता है, ठीक है ना। It must be criticized for setting up multiple barriers to interfaith marriages and providing expansive powers to the DM under the guise of prohibiting unlawful conversions। तो अब यहाँ पे क्या है बेसिकली, एक तो पहली चीज की मल्टीपल बैरियर्स बना दिए जा रहे हैं फॉर इंटरफेथ मैरिजेस, एंड बहुत ज्यादा पावर्स आप डीएम को दे रहे हैं, मतलब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को बहुत ज्यादा पावर आप दे रहे हो अंडर द गाइज ऑफ प्रोहिबिटिंग अनलॉफुल कन्वर्जन। आप बोल कह रहे हो कि डीएम को पावर दी जा रही है, क्यों? क्योंकि आप अनलॉफुल कन्वर्जन को रोकना चाहते हो। अनलॉफुल कन्वर्जन क्या है उत्तर प्रदेश के लिए? उनके लिए यह है कि अगर कोई कन्वर्जन सिर्फ और सिर्फ मैरिज के पर्पज से हो रहा है या फिर कोई कन्वर्जन फॉल्स फ्रॉड इंड्यूसमेंट्स के थ्रू, देखो फॉल्स इंड्यूसमेंट्स के थ्रू हो रहा है तो वो तो बिल्कुल सही बात है। फॉल्स इंड्यूसमेंट के थ्रू नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए कि आपको झूठे लुभावने जन्नत के ख्वाब दिखा करके आपका कन्वर्जन किया जाए या कोई भी चीज करके आपका कन्वर्जन किया जाए कोई भी रिलीजन द्वारा, तो बेसिकली दैट शुड नॉट हैपन। लेकिन अगर यहां पे एक और टर्म आ गया कि अगर सिर्फ सोनली फॉर द पर्पस ऑफ मैरिज हो रहा है तो भी वो कहना चाहिए कि गलत है कन्वर्जन।
अब यहाँ पे ऑथर ने कहा कि ये जो डिसीजन लिया गया है उत्तर प्रदेश द्वारा उसके पीछे कुछ इंपॉर्टेंट केसेस हैं, जैसे प्रियांशी @KM शमरेन एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश एंड अनदर 2020 ये केस था। इसमें एक जो जजमेंट लिया गया वन मेंबर उसके द्वारा, उसने ये बोला कि कन्वर्जन जस्ट फॉर द पर्पस ऑफ मैरिज इज अनएक्सेप्टेबल। ये इस केस में बोला गया था, प्रियांशी @शमरेन एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश एंड अदर इन 2020 ये जो केस था इसमें बोला। लेकिन इस केस को उन्होंने सुधारा अंडर द सलामत अंसारी एंड 3 अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी केस में, ठीक है। तो सलामत अंसारी एंड 3 अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा नाइदर एनी इंडिविजुअल नॉर एनी family nor even the state can have an objection to the relationship of two major individuals who out of their own free will are living together। तो इसका मतलब है कि कोई भी व्यक्ति, ना ही इंडिविजुअल, ना ही फैमिली मेंबर या ना ही आपका स्टेट, वो ऑब्जेक्ट नहीं कर सकते या वो इंटरफेयर नहीं कर सकते हैं विद एनी टू मेजर इंडिविजुअल्स। माइनर नहीं, माइनर में कर सकते हैं लेकिन मेजर इंडिविजुअल्स में नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो हाई कोर्ट हैज अपहेल्ड द राइट ऑफ अ पर्सन टू लिव विद द पर्सन ऑफ हिज और हर चॉइस इररिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन प्रोफेस्ड बाय देम, ठीक है ना। एंड दिस इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ आर्टिकल 21 विच इज गारंटिंग पर्सनल लिबर्टी टू एवरी इंडिविजुअल। आर्टिकल 21 गारंटीज द पर्सनल लिबर्टी टू एवरी इंडिविजुअल। ये भी आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है, ठीक है ना, इसको याद रखना। ना ऑथर ने कुछ इंपॉर्टेंट सोशल रिफॉर्मर्स को भी यूज किया है, जैसे यहाँ पे BR अम्बेडकर का एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, द बुक रिटन बाय BR अम्बेडकर जी, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। उसमें ही आर्ग्यूड दैट इंटर डाइनिंग हैज नॉट बीन सक्सेसफुल इन किलिंग द स्पिरिट ऑफ कास्ट एंड द रियल रेमेडीज इंटर कास्ट मैरिजेस। दूसरी चीज उन्होंने बोली थी ये आपके पेरियार ने बोली थी, सॉरी, पेरियार ने कहा था इन द बुक विमेन इंस्लेव्ड, एक किताब है उनकी विमेन इंस्लेव्ड, इन दैट बुक पेरियार सेड दैट नो थर्ड पर्सन हैज एनी राइट टू कंस्ट्रक्ट the coming together of two people, okay, no third person has any right to constrain or decide or come in between the coming together of two persons, ठीक है ना। इसके अलावा सेल्फ रिस्पेक्ट कॉन्फ्रेंस हुई थी 1929 में, सॉरी, सेल्फ रिस्पेक्ट कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन चेंगलापेट तमिलनाडु 1929 में हुई थी। पास द रेजोल्यूशन अलाउइंग वुमेन टू फाइल फॉर डिवोर्स एंड टू रीमैरी। तो 1929 में ही डाइवोर्स और रीमैरी के लिए द सेल्फ रिस्पेक्ट कॉन्फ्रेंस इसने, जो कि चेन्नई में, तमिलनाडु में हुई थी, सॉरी, उसने अलाउ कर दिया था। तो ये कुछ इंस्टेंसेस हैं विच हैज बीन यूज्ड बाय द ऑथर्स टू सपोर्ट दिस आर्ग्यूमेंट। आई होप यू हैव रिमेंबर्ड दिस। ट्रस्ट डेफिसिट, अब ये जो आर्टिकल ट्रस्ट डेफिसिट है ये उसी के लिए है, फार्म लॉस के रिगार्डिंग ही है। तो ऑथर ने कहा कि जो मेन फियर है वो ये है कि जो MSP सिस्टम है वो डिसमेंटल हो जाएगा, जो स्ट्रेट रन मंडी सिस्टम है वो खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। तो ऑथर ने वही कहा है कि सबसे पहली बात तो आपको इसके ग्रीवेंस का रिड्रेसल करना चाहिए। आपने अभी तक कोई भी प्रॉपर सिक्योरिटी नहीं दी है इन योर बिल्स के MSP रहेगा ही रहेगा। तो आप अगर चाहें तो उसको गारंटी दे सकते हैं, MSP की गारंटी दे सकते हैं कि MSP की गारंटी रहेगी और पावर सब्सिडी रहेगी। तो अगर आप कुछ चीजें इस तरह की करते हैं तो आपका ट्रस्ट दोबारा से बन सकता है। दैट इज व्हाट द ऑथर सेज, दैट इज व्हाट द आइडिया इज। आई होप यू रिमेंबर दिस। चेंज इन इंस्टेंस ओवर सबरीमाला एंट्री ड्रॉस फ्लैग। अब यहाँ पे क्या हुआ है, केरला में एक पोर्टल आया है, केरला पोर्टल फॉर वर्चुअल क्यू बुकिंग। अब ये टेम्पल के लिए क्यू बुकिंग के लिए एक पोर्टल का यूज किया जा रहा है, जिस पोर्टल में ये लिखा गया है कि women and other genders below 50 and above 65 will not be allowed दर्शन। देखो लिखा गया है, पोर्टल में लिखा है that women and other genders below 50 and other 65 years will not be allowed दर्शन। तो बेसिकली ये थोड़ा यहाँ पे डिस्प्यूट आया क्योंकि 2018 28 सितंबर को ऑलरेडी वर्डिक्ट दिया गया है बाय द सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, दैट वुमेन ऑफ ऑल द एज ग्रुप्स आर अलाउड टू विजिट द टेम्पल फॉर दर्शनास, है ना। तो ये अब यहाँ पे देखते हैं क्या होता है। सबरीमाला एक आपको इंपॉर्टेंट याद है कि लॉर्ड अयप्पा का टेम्पल है, लॉर्ड अयप्पा टेम्पल है, पेरियार टाइगर रिजर्व है वहां पे आसपास, पेरियार टाइगर रिजर्व के पास लोकेटेड है।
येचुरी फ्लैग्स मूव ऑन पोस्टल बैलेट्स फॉर एनआरआई। अब देखो एक नई न्यूज मैं आपको बताता हूं, एनआरआईज के लिए पोस्टल बैलेट की फैसिलिटी की जा रही है। पोस्टल बैलेट की क्यों, मैं पहले आपको सिस्टम बताता हूं। अभी क्या सिस्टम है वोटिंग का, एनआरआईज को अगर वोट करना है तो वैलिड पासपोर्ट के साथ उनको अपनी फिजिकल प्रेजेंस देनी पड़ेगी, मतलब फिजिकली उनको प्रेजेंट होना पड़ेगा तभी वो दे पाएंगे, ठीक है ना। एनआरआई वोटर के लिए पोस्टल बैलेट की जब फैसिलिटी हो जाएगी तो एक इलेक्ट्रॉनिकली जनरेटेड पोस्टल बैलेट रहेगा, इलेक्ट्रॉनिकली जनरेटेड जो उनके पास पहुंच जाएगा, और फिर वो उसको फिल करके पोस्ट के थ्रू भेजेंगे, बाय पोस्ट दे विल सेंड दैट, है ना। इलेक्ट्रॉनिकली जनरेटेड पोस्टल बैलेट उनके पास जाएगा और उसको भर के वो पोस्ट के थ्रू भेजेंगे, बाय पोस्ट भेजेंगे, ठीक है। तो इसमें उनकी फिजिकल प्रेजेंस की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब नाउ येचुरी हैज सेड कि ये जो चीजें गलत है, क्यों, क्योंकि इसमें मैनिपुलेशन का रिस्क है, देयर इज अ रिस्क ऑफ फ्रॉड एंड देयर इज अ रिस्क ऑफ मैनिपुलेशन इन दिस। तो आपको करना क्या चाहिए कि आपको एम्बेसी को एक जैसे आपके यहाँ पे बूथ होते हैं ना, पोलिंग बूथ होते हैं, वैसे हर कंट्री में आपको एम्बेसी के भीतर एक पोलिंग बूथ बना लेना चाहिए ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इलेक्शन, और वहां पे आपको वोट कलेक्ट करने चाहिए। तो ये येचुरी का कहना है, ठीक है ना। अदरवाइज उनका कहना है कि जो पोस्टल बैलेट्स हैं उसके लिए आपको डिस्कशन करना चाहिए विद द पार्टीज, और दूसरी चीज फिजिकल प्रेजेंस जरूरी है, अदरवाइज वहां पे मैनिपुलेशन और फ्रॉड की एक्टिविटीज हो सकती हैं। आई होप यू विल रिमेंबर दिस, ओके। आगे देखिए, यहाँ पे इंडिया रशिया नेवीज होल्ड एक्सरसाइज इंडियन ओशन, पासेक्स एक्सरसाइज है, मतलब कि पासेज एक्सरसाइज बोलते हैं इसको। इंडिया और रशिया नेवी, वैसे इंडिया और रशिया के बीच की एक्सरसाइज इंदिरा नाम से होती है, ये भी आपको मैं बता देता हूँ, दैट इज द थिंग विच यू कैन रिमेंबर। आगे मूव करते हैं, देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आइटम्स है। वेस्ट एशियन नेशंस यूएस सिग्नल प्रोग्रेस टू रिजॉल्व द कतर क्राइसिस। अब कतर क्राइसिस क्या है, इंपॉर्टेंट चीज है। 2017 में क्या हुआ था, 2017 में सऊदी अरेबिया कतर के ऊपर गुस्सा हो गया। सऊदी अरेबिया की दोस्ती टूट गई कतर से। उसने बोला कि कतर क्या कर रहा है, कतर इज बैकिंग रेडिकल इस्लामिस्ट मूवमेंट्स एंड रेडिकल इस्लामिस्ट मूवमेंट एंड ईरान, मतलब ईरान को बैक कर रहा है, ईरान का सपोर्ट कर रहा है और रेडिकल इस्लामिस्ट मूवमेंट्स करवा रहा है, ठीक है ना। दोहा हालांकि मना करता है, कतर की जो कैपिटल कतर मतलब मना करता है, लेकिन सऊदी अरेबिया बीच में गुस्सा हो गया कि देखो तुम गलत उससे दोस्ती कर रहे हो। फिर जितने भी सऊदी के दोस्त थे उन सबको जाकर के सऊदी ने बोला कि भाई उससे भी दोस्ती तोड़ दे, उससे मेरी, जैसे स्कूल में नहीं होता था कि अपनी दोस्ती उससे टूट गई तो सबकी दोस्ती अपने उससे टूट जानी चाहिए। उसने मना कर दिया इनको, तो फिर उस लड़की की फ्रेंड रिक्वेस्ट, सब उस लड़की की फ्रेंड रिक्वेस्ट को डिनाई कर दीजिए, उस लड़की को सब लोग ब्लॉक कर देंगे, है ना। होता है ना कॉलेज में और स्कूल्स में ऐसा होता है। तो बेसिकली वही चीज यहाँ पे सऊदी ने बोला कि भाई उस लड़की ने फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं की है तो आप सब उसको अनफ्रेंड कर दो और ब्लॉक कर दो, है ना। तो यहाँ पे सऊदी ने यही करवाया, और कतर की दोस्ती फिर कुवैत से भी तोड़वा दी, कतर की दोस्ती फिर उन्होंने ओमान से भी, जिनको कोई फर्क ही नहीं कर दिया, फालतू प्रोफाइल रिपोर्ट कर दी कतर की। तो ये चीजें हो गई। अब यही कतर क्राइसिस कहलाता है। इस कतर क्राइसिस को यूएस मेडलिंग कर रहा है, और फिर एक बड़ा आदमी नहीं आता दोनों के बेचारे, यार गले मिल लो, चलो कोई, अरे छोड़ो यार, है ना, वही वाली बात हो रही है कि आप चलो गले मिल लो दोनों, ठीक है, कुछ नहीं है। ढाका शिप्स रोहिंग्याज टू लो लाइंग आइलैंड्स। अब ढाका ने क्या किया है, यानी कि बांग्लादेश ने क्या किया है कि रोहिंग्याज को भाषण 4 आइलैंड, याद रखेगा इंपॉर्टेंट है, भाषण 4 आइलैंड में मूव करना शुरू कर दिया है। यही इंपॉर्टेंट, म्यांमार से भाग के आए थे रोहिंग्या जो माइग्रेंट्स हैं। क्यों आए थे, क्योंकि परसिक्यूटेड है, वहां पे माइनॉरिटी में है, म्यांमार में उनका परसिक्यूशन हो रहा था, देयरफॉर दे आर रेफ्यूजीज ट्रेवलिंग टू बांग्लादेश नाउ। तो बांग्लादेश अब इनको क्या कर रहा है, ट्रांसपोर्ट कर रहा है टू द लो लाइंग आइलैंड्स, जिसमें की है भाषण 4 आइलैंड। वो ढाका का एम है कि 1 लाख रेफ्यूजीज को भाषण 4 में मूव करेंगे, ठीक है ना। तो दैट इज द थिंग व्हाट दे वांट, एंड भाषण 4 में उनको मूव करने की प्रोसेस शुरू कर दी गई है। दिस इज व्हाट हैज बीन इन द न्यूज, आई होप यू विल रिमेंबर दैट। चाइना टर्न्स ऑन द आर्टिफिशियल सन। अब चाइना ने सक्सेसफुली पावर अप कर दिया है इसका आर्टिफिशियल सन। देखो लिखा हुआ है, चाइना सक्सेसफुली पावर्ड अप इट्स आर्टिफिशियल सन न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर फॉर द फर्स्ट टाइम। तो ये एक न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर जिसको आर्टिफिशियल सन के नाम से जाना जाता है। अब क्यों आर्टिफिशियल सन के नाम से जाना जाता है वो भी मैं आपको बताऊंगा, पहले तो उसका नाम याद रख लो। इसका जो नाम है वो है HL2M टोकामैक रिएक्टर, याद रखिएगा, HL2M टोकामैक रिएक्टर इसका नाम है। चाइना का लार्जेस्ट है, मोस्ट एडवांस्ड न्यूक्लियर फ्यूजन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिवाइस है। चाइना का मोस्ट एडवांस्ड एंड लार्जेस्ट एक्सपेरिमेंटल रिसर्च फ्यूजन रिसर्च डिवाइस है ये। एंड
दिस डिवाइस हैज पोटेंशियली टू अनलॉक द पावरफुल क्लीन एनर्जी सोर्स। अब आप सबको पता होना चाहिए कि चाइना जो है वो 2060 तक कार्बन न्यूट्रल बनना चाहता है एंड 2030 तक अपने एमिशंस का पीक अचीव करना चाहता है। 2060 तक कार्बन न्यूट्रल बनना चाहता है। अब इसमें यूज क्या होता है HL2M में? इसमें पावरफुल मैग्नेटिक फील्ड का यूज होता है टू फ्यूज हॉट प्लाज्मा को फ्यूज करने के लिए एंड टेम्परेचर इसमें 150 मिलियन डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, which is much higher, 10 times hotter than the core of the sun, 10 times hotter than the core of the sun। सिचुआन प्रोविंस में लोकेटेड है एंड दिस रिएक्टर इज कॉल्ड आर्टिफिशियल सन। क्यों? बिकॉज ऑफ इट्स enormous heat and power it produces, because of the enormous heat and power that it produces, it is known as the artificial sun। and Chinese scientists have been working on developing this smaller version of the nuclear fusion reactor since 2006। तो 2006 से वो काम कर रहे थे इस चीज को बनाने में। तो याद रखिएगा आर्टिफिशियल सन, इसका नाम क्या है? HL2M टोकामैक रिएक्टर, और इसमें बहुत ज्यादा टेम्परेचर है 150 मिलियन डिग्री सेल्सियस तक, और विच इज 10 टाइम्स हॉटर देन द कोर ऑफ द सन। ये आपको मैंने बता दिया। कंट्रीज न्यूक्लियर पावर रिसर्च कैपेबिलिटी को बढ़ाएगा, 2060 तक कार्बन न्यूट्रल होना चाहता है। RBI टाइटन्स ओवरसाइट ऑफ NBFCs एंड UCB। तो RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कहा है कि एक रिस्क बेस्ड इंटरनल ऑडिट किया जाएगा। रिस्क बेस्ड इंटरनल ऑडिट किया जाएगा किसका? अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स का, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज का। क्यों? ताकि जो उनका गवर्नेंस है वो इंप्रूव हो सके और एक एश्योरेंस मिल सके, और ज्यादा उसमें अकाउंटेबिलिटी और एश्योरेंस मिल सके। सो दीज आर द थिंग्स यू विल रिमेंबर। दैट इज इट फॉर द डे फ्रेंड्स। आई होप यू विल लाइक दिस वीडियो, आई होप यू विल शेयर द वीडियोस। आंसर मैं आपको बताऊंगा निगेटिव यील्ड वाले को छोड़ करके, क्योंकि आप उसका आंसर करेंगे। पहले आंसर का आंसर है A1 ओनली। निगेटिव बॉन्ड यील्ड आप मुझे बताइए क्या है? फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स कमेटी हेड की थी रघुराम राजन द्वारा। पांगड़ा विलेज जो है वो भूटान और चाइना बॉर्डर में है। चाइना ने नहीं बीच में एक विलेज बना लिया था जो कि भूटान की टेरिटरी में लाई कर रहा था, तो ये इसके लिए। तो दीज आर इट, दैट इज इट फॉर द डे फ्रेंड्स। आई होप यू लाइक आवर वीडियो। प्लीज डू लाइक शेयर सब्सक्राइब, कीप लविंग अस, कीप शेयरिंग अस। एंड अगर आपको कुछ भी और जानना है, कुछ भी आपको डाउट होता है, तो ये आप उससे पूछ सकते हैं। अदरवाइज दीज वीडियोज आर मोर देन इनफ, दीज वीडियोज आर सफिशिएंट फॉर यू। थैंक यू एंड हैव अ नाइस